अस्सलाम वालेकुम। जी दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहा था मैंने करने को कि लेक्चर 10 लगाने से पहले आप क्वेश्चन 7 कर लें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा। जी, क्वेश्चन 7 में कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर भी चलें, सारी एंट्रीज पूछी हुई थी। तो पहले ये I-16 में जाएगी बिल्डिंग, फिर डेप्रिशिएट होगी, फिर रीवैल्यू होगी तो सरप्लस आएगा। फिर उसके बाद जब ये क्लासिफिकेशन चेंज होने लगी है, तो क्लासिफिकेशन चेंज करते हुए भी पहले उस दिन अपडेट करना है पिछले आईएस के मुताबिक। ये बोल्ड करके लिखा हुआ था मैंने, पिछले आईएस के मुताबिक इसको अपडेट करना है, यानी रीवैल्यू करना है। अब जब ये पिछले के मुताबिक रीवैल्यू होगा तो ये 11 मिलियन पे रीवैल्यू हो जाएगा। फिर अब ये 11 से शिफ्ट होगा IFRS 5 में, कैरिंग अमाउंट 11 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 11 माइनस 0.5 तो 10.5 मिलियन। अब ये लोअर है तो इसको ये लोअर पे लाके नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल 10.5 पे आके डेबिट होगा और इसका 0.5 मिलियन का लॉस P&L में जाएगा। सरप्लस है लेकिन P&L में जाएगा। ये क्वेश्चन 7 था। चले आगे, चलें जी नोट्स में आ जाएं। अच्छा, मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं, पेज नंबर 2 पे लास्ट पे जो बुलेट पॉइंट लिखा है बोल्ड करके, ये पढ़ें फिर से। अच्छा, अब इसको फिर से पढ़ें, लेकिन अब की बार एसेट के बजाय बस डिस्पोजल ग्रुप को जहन में रख के पढ़ें। कि जब पूरा डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल का लेबल लग जाएगा तो उसके अंदर जितने एसेट्स और लायबिलिटीज हैं, सिर्फ नॉन करंट वाले लिखा है, ऑल नॉन करंट एसेट्स नहीं, सारे एसेट्स, चाहे पूरी फैक्ट्री के अंदर पड़ी हुई इन्वेंट्री क्यों ना हो, चाहे इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो जिस पे आईएस नहीं लगना है, उन सब को क्या करेंगे, अपने अपने आईएस पे उस दिन अपडेट करेंगे। अब ये तैयार हो गया ग्रुप, उनकी अपडेटेड कैरिंग अमाउंट्स का टोटल ग्रुप की कैरिंग अमाउंट बन गई। अब ये ग्रुप की कैरिंग अमाउंट IFRS 5 में एंटर होगी। चलें, हो गई एंटर। किस अमाउंट पे एंटर हुई, कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में से लोअर। अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल हायर थी तो बस ठीक है, अब सिर्फ नाम बदल गया, ये हेल्ड फॉर सेल आ गई। साल गुजर गया या साल नहीं भी गुजरा तो ईयर एंड आ गया। ईयर एंड पे क्या करना है, अब ईयर एंड पे आके क्या रूल है मेजरमेंट का, फिर वही है कि कैरिंग अमाउंट और कंपेयर करना है। किसकी कैरिंग अमाउंट और किसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, पूरी फैक्ट्री की एज अ होल। कैरिंग अमाउंट तो बन गई थी, अब पूरी फैक्ट्री की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एज अ होल। इस फैक्ट्री के अंदर प्लांट, बिल्डिंग, इक्विपमेंट तो है, ये तो वो है
नॉन करंट एसेट्स जो अगर अलग अलग बिकते, पूरी फैक्ट्री है जिसको मैं ग्रुप कह रहा हूं, इसके अंदर बिल्डिंग है, इसके अंदर प्लांट है, इसके अंदर इक्विपमेंट है, इसमें एक सॉफ्टवेयर भी है, और इसी प्लांट ही की कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, इसी प्लांट की, इसी फैक्ट्री के पैसे की कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, और इन्वेंट्री भी है। ये पूरा फैक्ट्री का एक ग्रुप है। इनमें से कौन कौन से स्कोप्ड आउट है? स्कोप्ड आउट मतलब हाँ, कौन से हैं जिन पे आईएस नहीं लगते? यानी अगर ये इंडिविजुअली बिक भी रहे होते फिर भी इस आईएस में ना आते। सॉफ्टवेयर नहीं है नॉन करंट एसेट, तो क्यों नहीं है इस आईएस में? तो क्या हुआ? इंटेंजिबल नॉन करंट नहीं होता क्या? इनमें से किस किस आईएस पे, किस किस एसेट पे ये आईएस ना लगता अगर ये इंडिविजुअली बिकने के लिए तैयार होते? तो यूज कर रहे होते यार, ये सामने आपके 6 एसेट्स लिखे हुए मैंने पूछा है कि इनमें से कौन सा एसेट है कि अगर वो अकेला बिकने के लिए तैयार होता तो आईएफआरएस 5 के अंदर ना आता। बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया मैंने। अगर बिल्डिंग, बस सिर्फ बिल्डिंग बेचनी हो तो उस पर आईएफआरएस 5 नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों? क्योंकि वो नॉन करंट एसेट है और उन 6 में से नहीं है। किन 6 में से? जो स्कोप में आ रहे थे। तो इस बिल्डिंग पे इंडिविजुअली आईएफआरएस 5 लग सकता था ना? प्लांट पे लग सकता था, इक्विपमेंट पे, सॉफ्टवेयर पे, इन्वेस्टमेंट्स पे। क्यों नहीं? ने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ 20 साल के, फिर देख ले उस पहले पेज का, स्कोप वाले पेज को देख लो। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं लिखा मैंने इन्वेस्टमेंट्स लिखा है। ये फाइनेंशियल एसेट है। फाइनेंशियल एसेट तो है ना? तो ये वो एसेट है जो इंडिविजुअली अगर बिकने के लिए होता तो इस आईएस में फॉल करता नहीं। ये इस आईएस में फॉल करेगा अगर इंडिविजुअली बिकेगा तो? क्यों? और क्या रीजन है इस आईएस में क्यों नहीं आएगा? इस रीजन के अलावा ये करंट एसेट है, नॉन करंट नहीं है। शुगर, ये 2 एसेट्स ऐसे हैं जो हैं तो ग्रुप का हिस्सा, लेकिन ये इस आईएस में फॉल नहीं करेंगे। क्यों? ये वैसे ही करंट है और ये वो जो स्कोप में पॉइंट बताए थे ये उनमें से एक है। तो बाकी 4 पे तो इंडिविजुअली ये लगना था। इंडिविजुअली लगने से मुराद ये है कि अगर फैक्ट्री ना बिक रही होती, ये वैसे ही एक एक करके बेच रहे होते, तो इन 4 पे लग सकता है ना आईएफआरएस 5, क्योंकि नॉन करंट एसेट भी है और स्कोप आउट भी नहीं है। लेकिन इन दोनों पे नहीं लगना था। बहरहाल अब चूंकि पूरी फैक्ट्री बिकने लगी है तो अब ये सारे मिला के क्या कहलाएंगे? डिस्पोजल ग्रुप। चूंकि ये डिस्पोजल ग्रुप का हिस्सा है तो अब डिस्पोजल ग्रुप पे तो लगेगा आईएफआरएस 5। ठीक है? अभी मैंने आपको एक पॉइंट फिर से पढ़ाया था, डेप्रिसिएशन। उसमें यह लिखा हुआ था कि इस ग्रुप के ऑल एसेट्स, ऑल लायबिलिटीज इस ग्रुप की इनिशियल अकाउंटिंग से जस्ट पहले क्या होंगे? अपने अपने आईएस पे अपडेट होंगे। ये अभी पढ़ा है ना बोल्ड। 1 जनवरी 20 का वाकया था कि ये पूरी फैक्ट्री हेल्ड फॉर सेल ठप्पा लगने लगा था।
तो उससे जस्ट 5 मिनट पहले क्या करेंगे? किनको? सबको। इन सब को अपने अपने आईएस के मुताबिक, IS16, 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 IS38, IFRS 9, IS2, अपने अपने आईएस के मुताबिक इनको अपडेट करेंगे। ये बात ओके? अब अपडेट हो गए, इन सब की टोटल कैरिंग अमाउंट इस ग्रुप की कैरिंग अमाउंट बन गई। अब ये ग्रुप अपनी कैरिंग अमाउंट लेके IFRS 5 में एंटर हो जाएगा, इनिशियल क्लासिफिकेशन हो गई। 30 जून 20 ईयर एंड आ गया। अब ईयर एंड पे आके हमने इस ग्रुप की फिर से निकालनी है ना फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इन सबकी इंडिविजुअली भी निकालनी है? नहीं, ग्रुप की। अच्छा, इनको इंडिविजुअली डेप्रिशिएट करना है? नहीं करना। ठीक है, अब ये सब ग्रुप है, तो हम इस पूरे ग्रुप की ईयर एंड आ गया है, अब इसको हम फिर से फेयर वैल्यू से कंपेयर करने लगे। फिर से पहले कब किया था? इनिशियल पे। अब ईयर एंड पे आके हम उसको रीमैयर करने लगे। रीमैयर, जब हम इस पूरे ग्रुप को रीमैयर करेंगे तो किसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लेंगे? इन सब की अपनी अपनी, पूरी ग्रुप की ना। और ये मीनवाइल डेप्रिशिएट हो रहे थे? नहीं हो रहे थे। जब पूरा ग्रुप रीमैयर होने लगेगा तो उससे जस्ट पहले जो इसमें प्राय एसेट्स शामिल हैं, प्राय एसेट से क्या मुराद है? जो इस ग्रुप, जो इस आईएस में फॉल नहीं करते, हम उनको उनके अपने अपने आईएस के मुताबिक पहले अपडेट करेंगे, फिर उसके बाद ग्रुप की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल निकलेगी। वो ग्रुप की कैरिंग अमाउंट कहलाएगी, वो इस डिस्पोजल ग्रुप की कैरिंग अमाउंट कहलाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आप करें क्या कि पेज 3 पे तकरीबन मिड में आके फिर लाल लाल आ गया, फॉर डिस्पोजल ग्रुप पॉइंट नंबर 1 आ गया। ये लाल पैराग्राफ पढ़ लें। क्या जी? ये जो काम करते हैं सब्सीक्वेंट मेजरमेंट। जी जी, रीमेजरमेंट, ऑन सब्सीक्वेंट रीमेजरमेंट। ये तो जब तक वो 6 आईएस पढ़ेंगे नहीं तो पता नहीं चलेगा ये जैसे जिस तरह अभी। यारो नाम याद कर लो, क्या मुश्किल है नाम? फाइनेंशियल एसेट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल वाला। डेफर्ड टैक्स एसेट नाम याद कर लो, IAS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स के कुछ एसेट्स हैं, नाम याद कर लो। ठीक है। हाँ जी, आप लोग भी ठीक ही होंगे। ये तो वैसे कैमरे की तरफ देख के हाथ ला दें। अच्छा, अब इस ग्रुप के कैरिंग अमाउंट आ गई, उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से कंपेयर कर लिया, लॉस आ गया। क्या करें इस लॉस का? P&L को चार्ज कर दें, P&L को चार्ज कर दें। लेकिन ये जो ग्रुप है फैक्ट्री, ये तो सिर्फ नाम से एक डिस्पोजल ग्रुप है ना, एसेट्स तो अलग अलग नामों से ही आ रहे हैं, एसेट्स तो अलग अलग नामों से आ रहे हैं। अच्छा, ये जो मैंने आपको यहां बताया है ना कि नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, ये डेबिट हो गया। और इसी तरह क्वेश्चन 7 का सॉल्यूशन आप देखें तो उसमें नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल डेबिट हो रहा है बकायदा। सेपरेट अकाउंट इस्तेमाल कर लें, ये भी ठीक है, अकाउंट वही रहने दें, वैसे बैलेंस शीट में अलग से लिख लिया करेंगे, वो भी ठीक है। यानी इस बिल्डिंग का मैं नाम चेंज ना करता, अभी तो मैंने नाम चेंज कर दिया ना,
बिल्डिंग से निकाल के नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल बना दिया। ये भी हो सकता था कि मैं ये अकाउंट इस्तेमाल ना करता, ये बिल्डिंग मुझे पता है कौन सी है, इसके अकाउंट का नाम बिल्डिंग ही रहने देता, और वही बिल्डिंग जब बैलेंस शीट में लिखने लगता तो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल के नाम से लिख देता। यानी जरूरी नहीं है कि आप एक अकाउंट क्रिएट करें, जैसे ये अकाउंट क्रिएट किया है ना, या क्वेश्चन 7 के सोल्यूशन में जैसे किया है, अकाउंट क्रिएट किया है, जरूरी नहीं है। बेहतर है अकाउंट क्रिएट हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि अकाउंट लाजमी क्रिएट करें। वो बिल्डिंग के नाम से भी पड़ा रहता तो भी खैर थी, बस हमें पता है वो कौन सी बिल्डिंग है, तो बैलेंस शीट में उठा के उसको नॉन करंट एसेट फॉर हेल्ड फॉर सेल के नाम से लिख देंगे। हाँ बेहतर है। अच्छा, अब ग्रुप का लॉस निकल आया, लेकिन जो ग्रुप का लॉस निकला है वो लॉस कहने में तो ग्रुप का है, लेकिन उसको हर एसेट में अलग अलग भी तो तोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने अपनी पास बुक्स में हर एसेट को अलग अलग तो रखना है, तो लॉस एलोकेट करना पड़ेगा। वही सीजीयू वाला मामला आ गया, जिस तरह सीजीयू में होता था, तो लॉस कैसे एलोकेट करें? पहले गुडविल और बाकी, इनमें गुडविल भी हो सकती है, पहले गुडविल फिर, अच्छा चलो गुडविल फिर बाकी सारे, इनको भी करना है? नहीं, ये शामिल बस थे, इन पे वैल्यूएशन नहीं लगनी। ये शुरू में मेजरमेंट पहली लाइन में स्कोप में लिखा हुआ है, इनकी वैल्यू नहीं छेड़नी हमने। IFRS 5 वाली वैल्यूएशन वाले तरीके इस पे नहीं लगाने, बस वैसे ग्रुप का हिस्सा है। तो अब जब लॉस होगा वो इनमें बटेगा, वैसे ही जैसे IAS 36 में बंटना था। इनको नहीं बटेगा, इनको बटेगा। लेकिन IAS 36 से डिफरेंस क्या है? वहां जब लॉस बंटता था तो वहां पर फिर एक लिमिट भी लग जाती थी, यहां पर लिमिट का कोई चक्कर नहीं, कोई लिमिट का चक्कर नहीं, पर जितना बंटता है बांटो, पहले गुडविल को। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 पढ़ लें, पॉइंट नंबर 4 पढ़ लें, और उसके नीचे जो डब्बा बनाया हुआ वो भी पढ़ लें। लॉस और एनी सब्सिक्वेंट गेन लिखा हुआ है सर, कि गेन उतना बटेगा जितना मैंने लॉस हुआ था। क्या हुआ? गेन मैंने कहां लिखा? सर ये लॉस और एनी सब्सिक्वेंट, गेन वाली बात रहने दें। पॉइंट 4 डन। नहीं काटे नहीं, अभी फिलहाल पॉइंट 3 नहीं ना पढ़ा है मैंने अभी, फिलहाल रहने दे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 8। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाए।
पढ़ लिया। अब इसमें देखिए एक डिस्पोजल ग्रुप है और इसमें जो लिस्ट आ रही है उसमें गुडविल पीपीई 2 है, कुछ रिवैल्यूएशन पे हैं, कुछ कॉस्ट मॉडल पे हैं, इन्वेंट्री है और फाइनेंशियल एसेट्स हैं। और पूछा ये है कि 30 जून 20 को हम इनको रिवाइज कैरिंग अमाउंट निकाल दें। तो पहले तो इन सारे एसेट्स को अपने अपने आईएस के मुताबिक अपडेट करेंगे। अभी इस वक्त क्या क्या गिवन है अमाउंट्स? गुडविल कितनी है? 150। पीपीई रिवैल्यूएशन वाला, हाँ हाँ जो गिवन है, ये ले गिवन 460। पीपीई कॉस्ट वाला 570 और सर इन्वेंट्री 240 180, फाइनेंशियल एसेट्स 180। अच्छा ये जो सवाल है ना ये आई कैप कह रहा हूँ, आईएस की ओरिजिनल एग्जांपल से मैंने बनाया हुआ है। अच्छा सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले तो इनके अपने अपने आईएस के मुताबिक अपडेट करेंगे। अच्छा गुडविल ने खैर क्या अपडेट होना है, इसको क्या अपडेट करें? इसको रीवैल्यू करें। ये हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे बिफोर क्लासिफिकेशन। इसको हम 60 डाउन कर देंगे। इसको क्या करें? कुछ नहीं। इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरबी, फाइनेंशियल एसेट्स जो है ना ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फेयर वैल्यू पे आ रहे। वैसे तो अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट पे भी होते हैं लेकिन फेयर वैल्यू पे। जी 30 डाउन कर लिया। ये अपने अपने आईएस लगा के इनमें एडजस्टमेंट कर ली सब पे, ऑल। अब ये तैयार है फॉर इनिशियल क्लासिफिकेशन। अब ये तैयार है। कितने तैयार है जी? 150, 400, 570, 220 और 150। $1490। जबकि इनकी फेयर वैल्यू लेस पूरे ग्रुप की कॉस्ट टू सेल कितनी है? 1300। तो लॉस हो गया कितना? 190। लॉस हो गया 190। अब ये जो 190 का लॉस बंटना है पहले किसको? पहले गुडविल गई 150। इन दोनों को जाएगा? नहीं, इनको नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि स्कोप में फॉल नहीं करते। फिर अब रह गए बस ये दोनों, और कितना लॉस रह गया बांटने वाला? 40। तो ऐसा करते हैं कि 40 इंटू 400 ओवर 970, 40 इंटू 570 ओवर 970। 16.49, 23.50। पूछा क्या सवाल में? तो इनकी इनिशियल मेजरमेंट होने के बाद अब रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट्स क्या रह गई? गुडविल मुक गई,
ये 400 से कम होके 383.51, जी सर, ये आ गया ये अगर 540.5 546.5, और ये तो 220 और 150 आ जाएंगे। ठीक है जी, जबरदस्त हो गया। चल। अच्छा, अभी जो इंडिविजुअल एसेट के लिए पढ़ा था कि अगर कल को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाती है तो अपडेट करेंगे हम्म, पहले तो लॉस हाँ, अपडेट करेंगे। नहीं ये छोटी मुश्किल नहीं है। बस अब वो कैंसिलेशन आनी है अभी थोड़ा सा बाकी है। अच्छा, ये ना मैं अभी इस लाइन में ये जो .4 में लिखी हुई है ना, इसमें एक लाइन मैंने और लिखनी है, तो आप वो हाँ अपडेटेड ले लेना जी। जो इंडिविजुअल के लिए पढ़ा था कि अगर कल को फेयर वैल्यू बढ़ जाती है तो क्या करेंगे, लॉस रिवर्स करेंगे या बढ़ा देंगे पूरा। तो इसी तरह से ये इसके बारे में भी है कि हम लॉस रिवर्स करेंगे। जो पूरे ग्रुप पे लॉस, कल को अगर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ज्यादा आ जाती है तो हम ये फिर लॉसेस रिवर्स करेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे IAS 36 में करते थे। इंडिविजुअली इंडिविजुअली जितना लॉस चार्ज किया था बस वही रिवर्स करेंगे। लॉस रिवर्स का नहीं, चलो देखता हूं, मैं कोशिश करता हूं। अच्छा, ये हो गए जी लॉसेस और उनकी रिवर्सल। अब आते हैं कि इधर गया पेज 4 पे पेज 4 पे आते हैं, और वो ये है कि अब हमने इरादा बदल लिया। पहले इसको बेचने का इरादा था, अब हमने इरादा चेंज कर लिया। जब इरादा चेंज कर लिया तो फिर इस IS से निकाल देंगे। जब इस IS से निकालेंगे एक प्लांट था, वो पहले I16 में था, 100 उसकी कॉस्ट थी, 1 साल डेप्रिशिएट हुआ, 2 साल डेप्रिशिएट हुआ, 3 साल डेप्रिशिएट हुआ, 70 बन गया। फिर ये IFRS 5 में आ गया, यहां शिफ्ट हो गया, और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इसकी ज्यादा ही है। 1 साल गुजारा इसने, 2015, 2016, 2017 के एंड पे ये IFRS 5 में चला गया। 2018 भी गुजर गया, नहीं बिक सका। 2019 के शुरू में हमने कहा कि नहीं रहने दो, ये हमने नहीं बेचना, इरादा बदल लिया। 2018 में डेप्रिशिएट हुआ होगा, नहीं हुआ होगा। चलो 19 भी गुजर गया, 19 भी गुजार लेते। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ज्यादा ही है, ठीक है, आसानी के लिए ज्यादा ही है। तो क्या ये डेप्रिशिएट हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। 19 भी गुजार लिया, डेप्रिशिएट हुआ नहीं। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल से कंपेयर होता था, मैं कह रहा हूं वो ज्यादा ही होती थी, तो ये 70 ही है।
अब 20 के शुरू में इरादा बदल गया, बहुत हो गया यार, छोड़ो नहीं बिकना इसने, वापस ले आओ उसको, इरादा बदल गया, तो जो हेल्ड फॉर सेल का स्टिकर लगा हुआ था उतर जाएगा, तो फिर यहां से ये वापस, लेकिन जब यहां से वापस यहां जाएगा ना, तो वो जो 2 साल खाली गए थे उनकी डेप्रिसिएशन फौरन चार्ज करेंगे। अपडेट ही होने के लिए हो गया ना, इसको फौरन हम 50 पे गिरा देंगे। जब ये यहां से वहां शिफ्ट होगा तो वो जो डेप्रिसिएशन रुकी हुई थी अब सारी की सारी फौरन चार्ज हो जाएगी, रीवैल्यूएशन रुकी हुई थी सारी की सारी फौरन हो जाएगी, इमोर्टाइजेशन रुकी हुई थी सारी की सारी फौरन हो जाएगी। तो अब जब ये यहां पहुंचेगा तो ये 50 पे पहुंचेगा, क्यों? क्योंकि 2 साल की डेप्रिसिएशन हमें इमीडिएटली चार्ज करनी पड़ेगी। तो जब प्लान कैंसिल होगा और एसेट IFRS 5 से निकलेगा तो जितना जितना काम रुका हुआ था वो सब फौरन हो जाएगा। लेकिन साथ एहतियातन एक और काम करेंगे, हम इसको 50 पे ले जाने के से पहले एक देखेंगे कि IAS 36 लगा के इसकी रिकवरेबल कितनी है। अब छोटा सा टेस्ट होगा साथ, अगर इसकी रिकवरेबल 54 है तो बस ठीक है, इसको 50 पे ले जाएंगे। लेकिन अगर ये 44 है तो फिर 44 पे ले जाएंगे। तो जब प्लान चेंज होगा किसी भी वजह से, वो जो कंडीशंस होती थी अब वो नो लॉन्गर अवेलेबल, तो हम IFRS से निकाल के इसको वापस अपनी औकात पे ले जाएंगे। तो जब वापस अपनी औकात पे जाएगा तो फिर अपनी औकात पे आएगा, जितनी रिडम्पशन चार्ज नहीं हुई थी वो सारी फौरन चार्ज होगी। अगर रिकवरेबल इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी इससे ज्यादा है तो बस ये 50 पे आएगा, लेकिन अगर इससे कम है तो फिर ये और नीचे चला जाएगा और ये जो भी डिफरेंस है वो सब P&L में जाएगा। पेज P&L में ले जाएं। अब पेज 4 के ऊपर टॉप पे, पेज 4 के टॉप पे पॉइंट 1 पढ़ लें और पॉइंट 2 पढ़ लें और पॉइंट 3 भी पढ़ लें। पॉइंट 1, 2, 3 तीनों पढ़ लें और वो जो पॉइंट 1 में एक डब्बा लिखा हुआ है वो भी पढ़िएगा। So boss में एक बात पीछे वो समझनी है, then this change is not considered as a change in plan. जो boss में लिखा हुआ है सर, then this change is not considered as a change in. अगर हमने एक एसेट, एक गाड़ी बेचने के लिए रखी हुई थी, कंडीशंस भी पूरी थी, हेल्ड फॉर सेल, अब हम कहते हैं अच्छा नहीं ऐसा करो ये फलाने डायरेक्टर को दे देते हैं, उसको डिविडेंड नहीं दिया था उसको गाड़ी दे देते हैं एज एन ओनर, तो अब ये हेल्ड फॉर सेल से हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर बन गया, तो बस हेल्ड फॉर सेल से लेबल उठा के हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लग जाएगा, प्लान कैंसिलेशन नहीं कहेंगे इसको। नहीं नहीं, बेचने का इरादा बंद हो गया, डब्बे में ये लिखा हुआ है कि पहले गाड़ी बेचने के लिए रखी हुई थी, अब हम ओनर को देने लगे हैं,
तो ये हेल्ड फॉर सेल से हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू ओनर बन जाएगा, लेकिन वो रहेगा IFRS 5 वाला ही। यहाँ से नहीं निकला। तो ये जो क्लास चेंज होना है ये IFRS 5 से निकलना नहीं है, लेकिन अगर वैसे ही इरादा ही बंद कर दिया कि नहीं नहीं बेचना अब, तो अब ये IFRS 5 से निकल जाएगा। पार्ट 2 में लिखा हुआ है कि then this shall be measured at lower of carrying amount and recoverable। अरे सर इम्पेयर में लॉस का पार्ट यूज नहीं किया क्या आपने ना, इम्पेयर देखेंगे, इम्पेयर ये देखो लोअर है तो इनमें से लोअर पे ले जाना है ना, और जो डिफरेंस आएगा वो सारा P&L को चार्ज होगा। गेन भी आ सकता है गेन भी आ सकता है, हो सकता है ये 40 पे चला गया होता और फिर हम उसको बढ़ा के 44 पे ला रहे होते, तो P&L में गेन भी आ सकता है। इसलिए इंपेयरमेंट के वर्ड की बजाय बस ये कहा है कि जो भी है वो सब फॉरन P&L में चला जाएगा। सर अगर ये उसमें जैसे इधर आपने लोअर ऑफ लिखा है फिर वहां भी अरे भाई IFRS 5 में मैंने इसको 70 रखा हुआ है, क्या ये लोअर नहीं हो सकता था? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल गिरते 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 40 हो गई होती, अब यहां पर ये 40 पे आ रहा है, अब यहां से उसको 44 पे ले जाना है तो गेन ही आएगा ना 4 का। तो पॉइंट नंबर 2 में कहा हुआ है कि जब आप यहां से उसको शिफ्ट करेंगे तो आपने क्या करना है, कैरिंग अमाउंट, लेकिन वो कैरिंग अमाउंट जो यहां से घर से निकलते हुए थी एडजस्टेड बाय जो बाद के अरसे की डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन सब एडजस्ट कर दें। अब देखें कि यहां पर क्या होता, हैड द एसेट नॉट बीन क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, यानी अगर ये इधर ना आया होता तो ये क्या होता, वो कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट इन दोनों में से लोअर, तो यहां से उस पे जाएगा और जो डिफरेंस है वो P&L में चार्ज होगा। सर फिर हमें 3 वर्किंग करनी पड़ेगी। एक तो क्या होता है कि अगर ये बात आ गया तो आज इस डेट पे कितनी की कैरी गई, फिर उसके बाद इसकी कंडक्ट करेंगे लॉस कैसे वो P&L में लेके जाएंगे। अभी नहीं लेके जाएंगे, ये हमारी बुक्स में है, ये 2 फिगर्स कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों में से जो लोअर है 44, इसको 44 पे लेके जाएंगे और जो डिफरेंस है वो P&L में जाएगा। ऐसा नहीं कि पहले इसको उधर वहां लेके जाएं फिर वहां से इधर ले जाएं फिर वहां से घूम के फिर इधर आ जाएंगे फिर अगले चौक से वापस आ जाएंगे, ये नहीं करना। ये दोनों फिगर्स कैलकुलेट की, इन दोनों में से जो लोअर है बस इसको उस लोअर तक पहुंचाना है। पहले ये दो कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से जो लोअर है उस पर इसको पहुंचाना है और जो डिफरेंस है वो P&L में जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। हाँ जी, पढ़ लिया। क्या पूछा हुआ है? बहुत जनरल एंट्रीज टिल जून 2019।
इसका भी सोल्यूशन मैंने चेंज करना। चलो जी करते हैं इसको। जी आपने लिखा है कि पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे 50 और 44 को, फिर इन दोनों में जो लोअर होगी उसके लेके जी 1 जुलाई 15 को खरीदा जी सर। बिल्डिंग डेबिट जी सर। कैश क्रेडिट कितने की खरीदी है? 40। फिर आगे उसके बाद और 23 जून 16 को डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितनी लाइफ है? 5। फिर तो फिर 30 जून 17 तक इसको फिर अपडेट करेंगे 5। ठीक है, ये 16 तक अपडेट हो गया, 17 तक। अब हेल्ड फॉर सेल करेंगे। अब ये हेल्ड फॉर सेल हो जाएगा। अब जब ये हेल्ड फॉर सेल होगा तो जी कंपाउंड एंट्री आ जाएगी। अच्छा इसकी ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बजाय मैं बिल्डिंग ही कर देता हूं, वरना कंपाउंड एंट्री जो है ना वो ज्यादा बड़ी करनी पड़ेगी। वरना फिर आगे जाके ना वो एक्यूमुलेटेड की एंट्री और मुश्किल करनी पड़ेगी, तो बस बिल्डिंग ही कर देते हैं। लेकिन डेप्रिसिएशन की एंट्री कोई बात नहीं, गुनाह नहीं है, कोई मसला नहीं। एसेट होना तो एसेट ही कम है ना, कोई बात नहीं। अच्छा अब क्या करें, इसको हेल्ड फॉर सेल बना देते हैं। तो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल कितने से बनाए? 27। कंपेयर करेंगे सर। ये बिजनेस कॉस्ट पे 27 आ जाएगा। कैरिंग वैल्यू सर लिखेंगे इसकी कितनी आ रही? 30। तो 27 ठीक है ना, और बिल्डिंग से 30 हम शिफ्ट कर देंगे और ये सारा का सारा P&L को चार्ज हो गया। ये हमारी इनिशियल क्लासिफिकेशन हो गई। अब अगले साल 2018 पे आते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज करें? नहीं, डेप्शन नहीं है, अगले साल आते हैं। लेकिन कंपेयर करेंगे अगले साल अब 30 जून 18 पे आ गए हम और एसेट नहीं बिक सका, कोई बात नहीं बिक सका। फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल कितनी हो गई है? 29। कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही है? 27। 30 कहां से रही है अब? 27। तो 27 पे रहने दें या 29 पे ले जाएं? अपडेट करेंगे। क्यों? पिछला लॉस था इसलिए रिवर्स करेंगे। सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल सिर्फ लॉस रिवर्स करने के लिए। अगर वो 29 की बजाय 32 हो जाता तो 27 से 32 पे ले जाएंगे उसको? नहीं। तो कल को जब फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल बढ़ेगी तो पिछला लॉस जरूर रिवर्स करना है, तो और कम कर देंगे, लॉस और चार्ज हो जाएगा। देखें 2018 तक अब कैरिंग अमाउंट 27 है, कंपेयर करना है 29 से। अगर पिछला लॉस हुआ है तो पहले रिवर्स होगा, फिर अगर पिछला भी लॉस था और 29 की बजाय 25 पे चली गई है तो फिर हम 2 का और लॉस कर देंगे। तो ये जो सब्सिक्वेंट इंक्रीज इन फेयर वैल्यू है ये तब रिकॉर्ड करनी है एज अ गेन अगर पिछला लॉस रिवर्स हो रहा है तो। इंपेयरमेंट लॉस में फॉर इंडिविजुअल एसेट पॉइंट नंबर 2 में लिखी हुई है ये बात, ठीक है। अच्छा तो हमें अब इसको बढ़ा के 29 तक लेके जाना है। तो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल 29 पे आ जाएगा और कितना, और 29 नहीं सॉरी 2 से बढ़ा देंगे और ये P&L में 2 चला जाएगा। ये हमारा लॉस रिवर्स हो गया।
अब 30 जून 18 पे खड़े हैं हम। अब आगे हमारा प्लान चेंज हो गया। अच्छा, अब जब 30 जून 19 पे प्लान चेंज हो गया तो क्लासिफिकेशन छोड़ देते हैं फिर, लेकिन 30 जून 19 को हो रहे हैं, लेकिन फिर इसको अपडेट तो करेंगे वहां, फायदा नहीं है ना। अपडेट कर भी दें फिर भी जो डिफरेंस है वो P&L में ही डालना है ना, तो इसलिए अपडेट करने की जरूरत नहीं है। पहले इसको अपडेट करेंगे फिर वापस उस अमाउंट तक लेके जाएंगे, तो पहले अपडेट करना P&L, फिर उस अमाउंट तक ले जाना, फिर P&L, तो इसलिए अब 30 जून 19 पे आके कैरिंग अमाउंट कितनी है, ये क्या 29। अब हम इसको 30 जून 19 पे खड़े हैं और इस 29 को हम यहां से हटाने लगे। 30 जून 19 है और ये जो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है 29 पे, ये हम खत्म करने लगे। हम इसकी जगह हम बिल्डिंग डेबिट करने लगे। अब वापस बिल्डिंग चली जाएगी, लेकिन अब ये वापस किस अमाउंट पे जाएगी, कैरिंग अमाउंट जो होती और रिकवरेबल जो इन दोनों में से लोअर है। तो बताएं कैरिंग अमाउंट क्या होती आज, फर्स्ट जुलाई 15 को खरीदा था, डेप्रिशिएट होते 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 कहां पहुंच गया होता, कितने साल गुजर गए होते, कितने साल गुजर गए होते, 4 साल, कितना रह गया होता 20, ये 20 रह गया होता, had no classification been changed, ये 20 रह गया होता। क्यों? क्योंकि 40 मिलियन का एसेट 8 साल में से 4 गुजर गए होते, तो ये 20 रह गया होता। और इसकी रिकवरेबल कितनी है 24, तो हमें इनमें से लोअर पे, ये लोअर है, तो हमें बिल्डिंग को 20 पे जिंदा करना पड़ेगा। हम बिल्डिंग को 20 पे जिंदा कर देंगे और एंट्री पूरी करें, P&L आ जाएगा। है खत्म हो गया, बस सोल्यूशन है ही, मर्जी है आपकी। जब भी क्वेश्चन रहेगा दोबारा प्लान चेंज करना है, सर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन वैसे ही करेंगे, ऐसे ही कैसे, डेप्रिसिएशन डेबिट वैसे ही करेंगे। हाँ ऐसे ही कर दे, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा चले जी नोट्स में वापस आए। अच्छा एक ना
कोशिश ही की है कि आपको जो भी पढ़ाऊं उसके छोटे छोटे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बना सकूं। इसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होगा और आपके लिए भी कल को रिवीजन में पॉसिबल शायद ना हो। मैं हर पैराग्राफ पे सवाल नहीं बना सकूंगा, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना कि मैं हर पैराग्राफ पे छोटे छोटे सवाल बना रहा हूं। तो कुछ पैराग्राफ आप बस समझ के उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके बस रख लेना। कोशिश है मेरी कि मेजॉरिटी सवाल बनाऊं। जैसे अगर मैंने इन छोटे छोटे आईएएस पे 5-5 6-6 सवाल बना दिए तो कंसोलिडेशन पे तुम 100 सवाल करने वाले बन जाएं फिर। तो इसमें ना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि मैं इस तरह के छोटे छोटे सवाल बनाऊं। ये जो होता है ना पूरी स्टैंडर्ड्स के ऊपर एक पूरी बुक लिखना, ये पीडब्ल्यूसी वाले या इस तरह अच्छी फर्म्स वाले जो इंटरनेशनल जितनी अच्छी फर्म है पूरा मैनुअल रखते हैं जिसमें वो हर पैराग्राफ पे कोशिश करते हैं एग्जांपल्स बहुत सारी बनाएं। तो वो मैनुअल लिख के फिर 200 पाउंड का बेचते भी हैं। या और कहीं पर कोई बुक्स लिखी जाती हैं तो पूरी पूरी बुक्स, ये कोई छोटा काम नहीं है। तो इसलिए मैंने कोशिश तो की है कि आप लोगों को ये छोटे छोटे सवाल बना के एक एक पैराग्राफ पे दूं। लेकिन अगर हर पैराग्राफ पे सवाल, अब जैसे आप कह रहे थे जी उसका सवाल बना दें, नहीं मेरे लिए पॉसिबल नहीं है यार। तो आप कुछ चीजें सिर्फ समझ की बेस पे रख लें। काफी सारा तो कर रहा हूं ना, तो कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहा हूं। और ये जो लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, मैंने पहले भी कभी ये बात छुपाई नहीं है। अगर आपको नहीं किसी ने बताई थी तो मुझे इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है कि रिपोर्टिंग में पहली दफा पढ़ा रहा हूं। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर आप मेरे से पढ़ने आए और आप लोग क्योंकि जितने बच्चे रिपोर्टिंग में हैं मुझे लगता है मोस्टली शक्लें देख के आइडिया हो रहा है कि सारे मेरे से ही पहले पढ़े हुए हैं। तो अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो आप बस सिर्फ, मैं आपको ये कमिट कर सकता हूं कि मैं अपना बेस्ट करूंगा और बेस्ट जो करूंगा उसमें भी इंप्रूवमेंट के चांसेस बहरहाल होते हैं। यानी मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं आपको कोशिश करूंगा कि अपनी तरफ से बेस्ट करूं। तो इसलिए कहीं ना कहीं गुंजाइश मुझे ये दें कि मैं हर पैराग्राफ का सवाल क्यों नहीं बना पा रहा, तो ये मुझे थोड़ा मार्जिन दें इस बात का। इसके लिए पूरी पूरी किताबें लिखनी पड़ती। ये तो जो टीचर 20-20 साल से पढ़ा रहे हैं वही काम वो भी नहीं कर पाए हैं अभी तक कि हर पैराग्राफ पे सवाल बना के लिखते हैं। तो इसलिए जितने भी मैं सवाल बना सका कोशिश करूंगा। अभी भी जिस तरह बना के दिए हैं, मेहनत मुझे बहुत करनी पड़ रही है क्योंकि ये बहुत लेट फैसला किया था कि मैंने रिपोर्टिंग पढ़ानी है, हालात के हिसाब से फैसला किया था। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। और अगर आप मुझ पर यह भरोसा करते हैं कि मैं पहले अपना इत्मीनान करूंगा फिर आपको चीज पढ़ाऊंगा, तो बस यही भरोसा चाहिए। बाकी ना मैं आपको यह गारंटी कर सकता हूं कि मैं दुनिया में सबसे अच्छा पढ़ा रहा हूंगा, पहली दफा पढ़ा रहा हूं, लेकिन अपनी तरफ से मैं बेस्ट एफर्ट कर रहा हूंगा। तो आप अगर मुझ पर भरोसा करते हैं तो मेरे साथ चलिए। लेकिन अगर आप समझते हैं लेगा यार ये क्या बात हुई, पहली दफा पढ़ा रहे हैं हमने नहीं पढ़ना, तो चले जाए यार रिफंड ले लें आप। ठीक है, तो अगर पढ़ रहे हैं तो कोशिश मैं करूंगा अपनी पूरी। लेकिन अगर कहीं पर यह रह जाए कि नहीं सर इसकी प्रैक्टिस और होनी चाहिए तो भी इट्स टू अर्ली। मैंने कहा जो 20-20 साल से लोग पढ़ा रहे हैं ना, उन्होंने भी इतने सवाल नहीं बनाए होंगे जितने मैंने बना दिए, इतने शायद उन्होंने भी अभी भी नहीं बनाए होंगे। बहरहाल मैं कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छा पढ़ाने की। अच्छा जी, अगर डिस्पोजल ग्रुप पूरा का पूरा यानी फैक्ट्री हमारा बेचने का इरादा तो है, लेकिन उसमें से कोई एक एसेट निकल गया, यानी बेचने का इरादा था पूरा डिस्पोजल ग्रुप, लेकिन कोई एक आधा एसेट हमने वैसे ही निकाल के फेंक दिया, या कोई जबरदस्ती बीच में अभी कस्टमर आया था उसको वो गाड़ी उठा के बेच दी। पूरा ग्रुप था उसमें से कोई एक आधा एसेट हमने रिमूव कर दिया। या तो वो इंडिविजुअली अच्छा रेट मिल रहा था फौरन बेच दिया। देखिए अगर हम पूरी फैक्ट्री बेचने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी उसमें से एक मशीन अभी अभी अच्छा ग्राहक आया या कोई जानने वाला आया तो उसने कहा जी मुझे मशीन दे दें, पूरी फैक्ट्री आप बाद में बेचते रहना, मुझे मशीन चाहिए, या हमें अच्छा ग्राहक लगा हमने बेच दी, तो क्या हुआ कि उस ग्रुप में से एक एसेट रिमूव हो गया। लायबिलिटी भी रिमूव हो सकती है। तो अगर हम अपने ग्रुप में से कोई एसेट या लायबिलिटी रिमूव कर लें तो फिर बाकियों का क्या होगा। अब उसमें पॉइंट नंबर 4 पे आइए, पेज 4 पे पॉइंट नंबर 4। अभी जो वो चल रहा है ना फॉर चेंजेस इन प्लान, उसमें पॉइंट नंबर 4 पे हूं मैं। अगर ग्रुप में से कोई एसेट या लायबिलिटी निकाल दिया जाए तो फिर आगे क्या होगा। अब इसमें देखें दो सेपरेट सिनेरियो बन गए।
एक के ग्रुप बहरहाल स्टिल क्राइटेरिया मीट कर रहा है तो बट ठीक है, कर रहा है तो करता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा काम। नहीं ऐसे ही कैसे? अच्छा, वो ग्रुप पे जिस तरह है पहले चलता रहेगा। लेकिन अब अगर ग्रुप भी ठुस हो गया कि नहीं दफा करो, फैक्ट्री बेचनी नहीं अब हमने, तो फिर ये प्लान चेंज माना जाएगा और सब एसेट्स को ऐसे ही निकाल लिया जाएगा जैसे इसको निकाला। हाँ, सबको निकाल देगा, सब ग्रुप तोड़ देंगे, फिर सबको निकाल के वापस, क्योंकि डेप्रिशिएट करना रोक दिया था ना, फिर अब सबको इंडिविजुअली डेप्रिशिएट करेंगे, तो फिर ऐसे होगा जैसे ये किया। ये बात लिखी हुई है। देखें, मैंने आपको जितने स्टैंडर्ड अभी तक पढ़ाए हैं, मैंने कोशिश की है कि स्टैंडर्ड में वो चीज जो स्टूडेंट के लिए लाजमी होनी चाहिए वो मैंने इन नोट्स में लिखी और आप तक पहुंचा दी कि ये तो कम से कम करे ना, और मैं सारा डिस्कस भी कर रहा हूं। ऐसा करने से मुझे लगता है कि टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि मैं ज्यादा अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं, टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। थोड़ा ज्यादा मतलब ये नहीं कि जनवरी में बात चली जाएगी, मतलब को हफ्ता 10 दिन आगे जा सकता है, लेकिन इतना मार्जिन तो याद दे देना। कोशिश तो कर रहा हूं कि आईएएस में से जितना भी मुझे लगता है कि ये पैराग्राफ स्टूडेंट के काम के हैं ये पढ़ने, तो उनको मैं कहीं पैराग्राफ की शक्ल में एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देता हूं और कहीं पर अपनी शक्ल दे देता हूं। जैसे ये जो मैंने पॉइंट 4 में लिखा हुआ है ना, इस तरह से ये पैराग्राफ नहीं लिखा हुआ, मैंने इसको खुद तोड़ा है। तो जहां मुझे लगता है मैं तोड़ देता हूं, जहां मुझे लगता है एज इट इज छाप देता हूं, हेडिंग्स बना देता हूं। इसके बाद आइडियल ये है कि आप ओरिजिनल आईएएस पढ़ लें, क्योंकि जब ये मैंने इतना सारा अच्छा पढ़ा दिया, चलो अच्छा पढ़ाने की कोशिश कर ली, तो अब आईएएस आपको एक दफा जरूर पढ़ना चाहिए। मैं अगर एक अच्छे स्टूडेंट की जगह बन के सोचूं ना, मैं जो था अभी भी, अगर मैं एक स्टूडेंट के तौर पे सोचूं तो जो टीचर ने सब पढ़ा दिया, ये नोट्स टीचर के सर आंखों पे, और मैं इनको याद करूंगा, लेकिन मैं एक बार ओरिजिनल आईएएस पढ़ूंगा और उसमें से खुद ढूंढूंगा कि ये बात नहीं, मेरे ख्याल में ये बात भी मैं लिख ही लेता हूं, तो वो हाथ से फिर इन नोट्स में लिख लूंगा। और अब जो चीज आपने खुद बना ली होगी ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज बन जाएगी। मैं टेक्स्ट भी ऐसे ही पढ़ता था, जो टीचर की बुक थी उसको रट्टा लगाया, लेकिन खुद ऑर्डिनेंस पढ़ा, जो जो उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज लगी कि नहीं ये भी लिख लेनी चाहिए, फिर मैं वो टीचर की बुक में लिख लेता था। तो आप ओरिजिनल आईएएस जरूर पढ़ें, और जब आईएएस पढ़ लें और उसमें मजीद कुछ नोट्स में लिखना चाहें तो लिख लें, और एक बार जब आईएएस पढ़ा होगा फिर पेपर में ले जाएंगे तो काम भी आएगा। क्योंकि कितना कुछ याद करेंगे आप ये सारा रट लें तो यार इतना सारा सिलेबस है, कितना याद कर लेंगे, तो इसलिए आईएएस पढ़ेंगे तो फायदे में रहेंगे। ये वाली बात हो गई क्लियर? चले अब आते हैं इस चैप्टर के दूसरे हिस्से पे, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। ये जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है ना, ये डिस्क्लोजर है ज्यादा। पहले रिपोर्टिंग के पेपर में नोट्स भी ज्यादा टेस्ट होते थे, अब उतने ज्यादा नहीं है, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन पहले नोट्स पे ज्यादा फोकस भी था। अब एग्जामिनर का फोकस है कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस के ऊपर, आईएएस की मुश्किल एप्लीकेशंस के ऊपर। डिस्क्लोजर्स तो आप आर्टिकल्स में सीख ही लेंगे ना, जब आप आर्टिकल्स में जाएंगे, अभी काफी सारे बच्चे बगैर आर्टिकल्स वाले हैं, जब आर्टिकल्स में जाएंगे वहां पर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे तो डिस्क्लोजर्स आप सीख जाएंगे। डिस्क्लोजर सीखना को बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड की एप्लीकेशन इशू है। तो इसलिए अब ज्यादा फोकस एग्जामिनर का इस बात पे है कि मुश्किल सिनेरियो बना के उस पर आईएएस अप्लाई करवाए, तो ज्यादा अब कॉन्सेप्चुअल और कैलकुलेशन टेस्टिंग है, लेकिन नोट फिर भी टेस्ट हो सकते हैं। अब ये जो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन है ना, ये तो है ही टिपिकल नोट वाली चीज। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्या होता है, पेज नंबर 4 के एंड पे देखिए। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन एक ऐसा ग्रुप ऑफ एसेट्स है, फैक्ट्री समझ लें, एक पूरा सीजीयू समझ लें, जो या तो इस साल में बंद कर दिया या वो हेल्ड फॉर सेल क्लासिफाई हो गया। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस मतलब एक फैक्ट्री ऑपरेशंस है हमारी। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस वो ग्रुप ऑफ एसेट्स है, वो यूनिट है, वो सीजीयू है जो या तो हमने इस साल बंद कर दिया या हेल्ड फॉर सेल का ठप्पा लग गया।
या तो बंद कर दिया या हेल्ड फॉर सेल का ठप्पा लग चुका, ये है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस। या तो बंद कर दिया है या हेल्ड फॉर सेल का ठप्पा लग चुका हुआ है। अगर बंद भी नहीं किया और हेल्ड फॉर सेल वाली कंडीशंस भी पूरी नहीं हुई तो फिर यह डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस नहीं है। बाकी फिर इसमें आगे इसकी लिखी हुई है कि ये डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन क्या होता है। ये एक सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस हो सकती है, कोई सेपरेट एरिया ऑफ ऑपरेशंस हो सकता है, जैसे लाहौर ऑपरेशंस खत्म कर दिए, या मल्टीनेशनल है तो पाकिस्तान ऑपरेशंस बंद कर दिए, तो एक सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस भी हो सकती है। इसी तरह से सब्सिडरी भी हो सकती है, लेकिन ये मैं आपको कंसोलिडेशन पढ़ाते हुए बताऊंगा। तो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस आप कोई समझ लें, कोई डिवीजन है, सीजीयू का कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लें कि सीजीयू है ये, या ग्रुप ऑफ सीजीयूज भी हो सकता है। बंद कर दिया हो या हेल्ड फॉर सेल का ठप्पा लग चुका हो तो इसको डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस कहते हैं। ये पूरा यूनिट है, ये कोई एक एसेट नहीं है, ये पूरा ग्रुप है। फैक्ट्री है, कंट्री ऑपरेशंस हो सकते हैं, कोई सिटी ऑपरेशंस हो सकते हैं, कोई एक ब्रांच भी हो सकती है। तो आप सीजीयू का कॉन्सेप्ट ध्यान में रख लें। अच्छा, अब इसका करना क्या है? ठीक है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन पता चल गया क्या है, इसका करना क्या है? करना यह होता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, जैसे एसओसीआई है, अब एसओसीआई के अंदर सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब आ रहा होता है ना, ये सारी फिगर्स आ रही हैं। अगर इस साल 2020 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने 800 मिलियन प्रॉफिट कमाया, इसी तरह से 2000 मिलियन की सेल्स हुई थी। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ने वाला इनकम स्टेटमेंट देख के खुश हो रहा है, बड़ी जबरदस्त कंपनी है, 800 मिलियन का प्रॉफिट, बस ठीक है मैं इसमें पैसे लगाऊंगा। लेकिन उस बेचारे को यह नहीं पता कि इस कंपनी ने इस साल जिस फैक्ट्री से अच्छा खासा कमाया था, वो फैक्ट्री तो इस साल के एंड पे खत्म भी कर दी, बेच दी, ठप हो गई, कोई भी वजह हुई, बंद कर दी। तो जो उससे इस साल कमाया था, जो सेल्स की थी, वो तो इसमें आ रही है ना, प्रॉफिट कमाया था वो भी इसमें आ रहा है। लेकिन चूंकि इस साल बस खत्म कर दी तो अगले साल अफेक्ट पड़ेगा। तो इस आईएएस का मकसद है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने वालों से बात छुपानी नहीं है, उनको बताना है कि इस वक्त जो आपको यहां बहारें नजर आ रही है ना, इनमें से कितना पोर्शन उस बेचारे यूनिट की वजह से है जो आइंदा साल नजर नहीं आने वाला, आपको ये बताना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस अलहदा से डिस्क्लोज किए जाएं, और जो इसके अलावा है वो कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है। डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस अलग से बताया जाए और बाकी सब कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है। इसका तरीका ये होगा कि सेल्स, ये सारा कुछ, ये सब सिर्फ कंटिन्यूइंग का आएगा, यानी अब 2000 की बजाय लेट से सिर्फ 1200 आ रहा होगा, यहां पर सिर्फ 500 आ रहा होगा, और हम यहां अलहदा से लिखेंगे कि पैट फ्रॉम डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस 300। फेस पे भी दिखा सकते हैं, नोट में भी दिखा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें दुनिया वालों को बताना है कि जो उनको सब नजर आ रहा है इसमें से क्या है जो अगले साल नहीं होना। तो इसलिए कंटिन्यूइंग अलग करके डिसकंटिन्यूड अलग से दिखा देंगे, और इसके बारे में इसकी सेल्स, इसके एक्सपेंसेस, इसका प्रॉफिट सब अलग अलग बताएंगे। फेस पे भी बता सकते हैं और नोट्स में डिटेल बता के यहां सिंगल लाइन आइटम भी डाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरा इसमें टेक्निकल बात यह है कि अगर 2020 में कोई डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो गया तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरेटिव फिगर्स क्यों देते हैं? तो अगर 2020 में कोई ऑपरेशन डिसकंटिन्यूड हो गए तो 2019 में तो वो थे ना, लेकिन फॉर कंपैरिजन पर्पसेस हम 2019 की कंपैरेटिव फिगर्स भी चेंज कर देंगे और उसको 19 में भी डिसकंटिन्यूड कह के अलग से दिखा देंगे। जितना कमाया था ये जिस तरह 20 में किया ना, तोड़ दिया ना, कंटिन्यूइंग अलग कर दिया, डिसकंटिन्यूड अलग कर दिया।
तो 19 में भी फिर ऐसा ही करेंगे ताकि फेयर कंपैरिजन हो सके। और इसका उलट, अगर हमने 19 में कोई फैक्ट्री हेल्ड फॉर सेल रख ली थी तो वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन हो गई ना, लेकिन 20 में आके इरादा बदल गया। 19 में उसको रख लिया था, 19 में ऐसे ही प्रेजेंट किया होगा, या चलें इसी की बात कर लेते हैं, ये 20 है, 20 में हमने उसको बेचने के लिए रख लिया, 21 में जाके इरादा बदल गया, फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो 21 में तो वो डिसकंटिन्यूड नहीं रहा ना, 21 में तो वो पूरा कंटिन्यू बन गया। तो फिर हम कंपैरेटिव से भी डिसकंटिन्यूड हटा के इसको बाकियों में मिला देंगे। ये दोनों बातें दोबारा सुने। अगर पिछले साल नॉर्मल था, इस साल डिसकंटिन्यूड बन गया, तो हम कंपैरेटिव को भी डिसकंटिन्यूड में ले आएंगे। ठीक है, आप लॉजिक याद रख लें, कंपेरेबल बनाना है। पिछले साल नॉर्मल था, इस साल डिसकंटिन्यूड है, तो हम कंपैरेटिव के भी डिसकंटिन्यूड बना देंगे। दूसरी बात, पिछले साल डिसकंटिन्यूड था, अब नॉर्मल हो गया, क्यों? क्योंकि हालात बदल गए, तो फिर कंपैरेटिव को भी नॉर्मल कर देंगे। ये देखना कि इस साल क्या होगा। हाँ, ये पेज 5 के ऊपर ये जो डिस्क्लोजर की हेडिंग के नीचे सारी अंग्रेजी लिखी है वो यही लिखी है, ये पढ़ लीजिएगा। खासतौर पे जो कंपैरेटिव फिगर के डब्बे में 2 पॉइंट्स लिखे हैं ना, वो मैंने यही पॉइंट लिखे हैं। और लास्ट चीज ये देख लें कि जो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है, जो अभी इससे पहले पढ़ रहे थे, जो डिसकंटिन्यूड से पहले पढ़ रहे थे, वो इनको हम करंट एसेट्स में दिखाते हैं और एक सेपरेट लाइन आइटम दिखाते हैं। प्लांट है, मशीनरी, पीपी, लेकिन चूंकि इसको बेचने के लिए रख दिया और हेल्ड फॉर सेल का ठप्पा लग दिया, अब ये पीपी से निकल जाएगा, करंट एसेट्स में नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर डिस्पोजल के नाम से अलग लाइन आइटम आ जाएगी। बैलेंस शीट के फेस पे अलग लाइन आइटम आ जाएगी, करंट एसेट्स में आएगा, करंट में। इसी तरह अगर कोई डिस्पोजल ग्रुप है तो उसके एसेट्स भी हर जगह से निचोड़ के, इंटेंजिबल से भी निकाल लिया, पीपी से भी निकाल लिए, फाइनेंशियल एसेट से भी निकाल लिए, और उनको मिला के करंट एसेट्स में दिखा देंगे। नॉन करंट एसेट डिस्पोजल ग्रुप हेल्ड फॉर सेल। तो बैलेंस शीट में ये जितने इंडिविजुअल एसेट जिन पे IFRS 5 लग रहा है, और अगर पूरा डिस्पोजल ग्रुप है, तो वो अपनों के साथ से उठा के उनको अलग से करंट एसेट्स में एक लाइन में ले आएंगे। ये इनकी बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन है। तो ये जो आखिरी पेज मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने जरूरी डिस्क्लोजर्स लिख तो दिए हैं, लेकिन ज्यादा डिटेल तभी पता चलेगी जब आप ओरिजिनल स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। ओके, अच्छा, अब आपका होमवर्क ये है, 2 सवाल दे रहा हूं होमवर्क के, आसान से हैं, जबानी भी देख लेंगे तो चलेगा, आसान है, जबानी भी देख लेंगे तो चलेंगे। और वो 2 सवाल ये हैं, ये पास्ट पेपर के सवाल हैं, और जो वो है ना यासिर साहब वाली बुक, उसके सॉल्यूशन में जब प्रिंट हुआ है तो वो कुछ स्टैरिक आगे पीछे हो गए हैं, उससे कंफ्यूजन हो जाएगी, तो आप इसका ओरिजिनल वाला सॉल्यूशन ही देखिएगा। मैंने 2 दिन पहले ग्रुप में वो एक फाइल शेयर की थी एक स्टूडेंट ने, जिसमें सारे पास पेपर कंपाइल हुए हैं, तो आप उसमें से देख लेना, यानी ICAP वाला सॉल्यूशन देखना। यासिर साहब ने ICAP वाला ही कॉपी किया होता है। अच्छा, मैंने ग्रुप में भी बात कही थी, मैंने यासिर साहब की बुक इसलिए बताई थी कि चैप्टर वाइज सवाल कंपाइल हुए हैं। जिस बच्चे ने ग्रुप में एक PDF फाइल शेयर की थी जिसमें 2002 से लेके सारे पेपर्स थे, वो तो अटेम्प्ट वाइज है ना। अब उन अटेम्प्ट्स में कौन कौन से चैप्टर का सवाल है ये तो नहीं ना पता चल रहा, तो मैंने यासिर साहब की बुक इसलिए बताई थी कि उसमें चैप्टर वाइज कंपाइल। अब किसी बच्चे ने कहा था जिसके सॉल्यूशन में गलतियां हैं, चलो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस तो नजर आ गए ना, जिनमें गलतियां होंगी कोशिश करूंगा साथ साथ मैं उनका सॉल्यूशन दिया करूं। जैसे दिसंबर 16 का मैंने सॉल्यूशन दिया था अभी, अब वो उनकी बुक में है लेकिन ICAP वाला सॉल्यूशन छपा हुआ है, तो मैंने आपको अपना सॉल्यूशन दे दिया। इसी तरह से जो दिसंबर 7 हमने किया था वो पेबैक्स वाला, और वो भी उनकी बुक में है लेकिन सॉल्यूशन में कोई गलती है तो मैंने नया सॉल्यूशन दे दिया आपको। तो जहां जहां तक मेरी हैसियत औकात होगी मैं आपको जैसे जैसे नए सॉल्यूशन दे सका वो दे दूंगा, लेकिन चैप्टर वाइज क्वेश्चन तो बहरहाल है ना उसके अंदर। तो 2 सवाल होमवर्क दे रहा हूं। एक है, बेहतर है कि आप ना जो ICAP के ओरिजिनल थे उनसे ही करना, क्योंकि जो यासिर साहब का था
उसके सॉल्यूशन में कुछ स्टेरिक की गलती लगी हुई है, तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। वो आंसर ठीक है, पूरा छापा ही हुआ है, लेकिन कुछ स्टेरिक आगे पीछे हो गए। एक है दिसंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 1, ये होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको, 2 सवाल हैं आसान से। जी बता रहा हूं। एक मैंने कहा है दिसंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू अ कैश जनरेटिंग यूनिट ऑफ खैबर लिमिटेड। इसका एक पार्ट रिक्वायरमेंट का, पार्ट ए, सिर्फ पार्ट ए करना है, पार्ट बी आपके सिलेबस में नहीं है, सॉरी सिलेबस में नहीं, वो और आईएएस है। दिसंबर 17 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए करना है, 12 नंबर का पार्ट है। इसमें 6 नंबर का हिस्सा IAS 36 का है, तो IAS 36 याद आ जाएगा आपको, और 6 नंबर का हिस्सा IFRS 5 का है। दिसंबर 17 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए, पार्ट बी नहीं, वो किसी और IAS का है। दूसरा करना है आपने दिसंबर 18 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। फिर सुन लीजिए, एक मैंने दिया है दिसंबर 17 क्वेश्चन 1 पार्ट ए, दूसरा दिया है मैंने दिसंबर 18 क्वेश्चन 1 पार्ट बी। और इसका सॉल्यूशन आईकैप वाला देखिएगा, क्योंकि यासिर साहब की बुक में जो सॉल्यूशन है उसमें कुछ स्टेरिक्स आगे पीछे लगे हुए जो आपको परेशान कर देंगे रेफरेंस ढूंढने में। आईकैप के सॉल्यूशन में स्टेरिक नंबर्स के साथ लगे हुए, तो वो रेफरेंसिंग पूरी हो रही है। तो यासिर साहब वाली बुक में जो प्रिंट करते हुए ना, वो टाइप करने वाले यासिर साहब खुद थोड़ी टाइप करते होंगे बैठ के, तो उन्होंने किसी को कहा ही होगा, तो जिसने कॉपी पेस्ट किया होगा ना, उससे स्टेरिक में कुछ कमी रह गई थी। तो ये आईकैप वाले से ही देखिएगा। ओके चलें, IFRS 5 डन। और एक और सवाल बता रहा हूं, बस ऐसे ही देख लीजिएगा ताकि आपको इसकी शक्ल पता चल जाए कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस हमने कहां दिखाने हैं। सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, बस देख लीजिएगा। सिर्फ उसको करने के लिए मैंने 2 सवाल कहे हैं, अभी एक कह रहा हूं, बस वैसे ही देख लीजिएगा उसको। सवाल पढ़ें, सॉल्यूशन देखें, बस ताकि आपको फॉर्मेट का अंदाजा हो जाए कि कहां पर दिखाते हैं ये। वो है जी यासिर साहब की ही बुक में, पेज 380 पे, पेज 380, क्वेश्चन नंबर 1 किड्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 1 किड्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 1 किड्स लिमिटेड। इसको आप सिर्फ पढ़ें सवाल को और उसका सॉल्यूशन देख लें, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इनकम स्टेटमेंट में डिसकंटिन्यूड किस तरह प्रेजेंट होते हैं। अच्छा जी, अभी क्या बात की थी? अच्छा जी, सही मुस्लिम में रिवायत है, और ये मैं खास तौर पर जो आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं और वो आर्टिकल्स में हैं और सीनियर पोजीशन पे हैं, खास तौर पर उनसे, या अगर उससे भी आगे निकल चुके हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, किसी इंडस्ट्री में हैं, फर्म में हैं, सर्विस सेक्टर में एक बहुत ही खराब कल्चर है कि जो आपसे लोअर स्टाफ है उसको बहुत ही ज्यादा खींच के रखा जाए, सख्ती से रखा जाए, उनकी तजलील की जाए, उनकी इज्जत नफ्स का सत्यानाश कर दिया जाए कि जी उनकी ग्रूमिंग करनी है। जब हम किसी की इज्जत नफ्स, उसके साथ बिला वजह सख्ती, अपने लोअर स्टाफ के साथ सख्ती, इसमें अल्लाह की खैर नहीं है, अल्लाह की खैर उठ जाती है इससे। सही मुस्लिम में रिवायत है, सईदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, जो ज़ौजा थी, कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा,
बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है और नरमी को पसंद फरमाता है, और नरमी पर वो जो कुछ अता फरमाता है वो सख्ती पर नहीं देता और ना इसके अलावा किसी और चीज पर अता करता है। तो अगर हम अपने से छोटों के साथ या जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, या अगर हम कहीं पब्लिक प्लेस पे जाते हैं, जैसे ये देखा गया है कि हम कहीं रेस्टोरेंट में जाके जिस तरह वेटर्स के लिए सख्ती कर रहे हैं, उनको ऐसे डांट रहे हैं कि हम कहते हैं तुम परफेक्ट क्यों नहीं हो, या कहीं किसी भी काउंटर पे जाके, सेल्स काउंटर पे हमारी जो रवैया है, या ट्रैफिक के अंदर दूसरों की तरफ हमारा बहुत रिजिड रवैया है, अगले को अगर उसने गलती कमी कोताही हो गई है माफ कर दें, नरमी। जरूरी नहीं है कि आप अगर सख्त बोलेंगे, ओखा बोलेंगे तो ही आपकी अथॉरिटी साबित होगी, नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला नरमी पर जो अता करता है वो सख्ती पे नहीं करता। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।